सुबह का वक्त है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। रात भर तेज बारिश के कारण सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा था। ठंडी हवा चल रही है। प्रणव बिस्तर पर बैठकर एक कॉपी में कुछ हिसाब किताब कर रहा है। अचानक वो अपनी पत्नी आस्था को बुलाता है। ए आस्था, आस्था, सुन रही हो? कहाँ हो? कहाँ तुम? इधर आओ जल्दी, इधर तो आओ, जरा जल्दी आओ। क्या हुआ? काम के बीच में क्यों बुला रहे हो? हा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे सारे काम तो तुम ही करती हो। हमारे पास तो जैसे कोई काम धाम है ही नहीं। हम तो बैठे बैठे चाय सुड़कते रहते हैं, है ना? अच्छा चिल्लाओ मत। ये बताओ क्यों बुलाया है? मैं खाना चढ़ा कर आई हूँ। अरे सुनो, मैं बाजार के खर्चे का हिसाब देख रहा था। देखा कि अभी 2 हफ्ते पहले ही तेल लाया था और अब फिर से खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? तुम्हारा दिमाग सुबह सुबह खराब हो गया है क्या? आज 2 महीने हो गए तुमने बाजार का मुंह नहीं देखा। क्या उल्टा पुल्टा हिसाब कर रहे हो? अरे लेकिन मैं तो परसों ही। अरे बाप रे बाप, देखा क्या हाल है। वो जो 2 महीने पहले गया था उसे ही मैं 2 हफ्ते मान बैठा। हाँ, सोचते सोचते दिमाग ही गड़बड़ आ गया। तेरे की। तुम भी ना, और कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, बाबूजी के घर जाकर देख आना कि सब ठीक है कि नहीं। और हाँ, ये मत कहना कि मैंने भेजा है ना? मन में तो हमेशा उनकी चिंता करते हो, लेकिन बात सुलझाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, ठीक है, ज्यादा मत बोलो। अरे जाओ, अपना काम करो, जाओ। प्रणव के अपने माता पिता के साथ गलत फहमी और झगड़ों की वजह से वो अलग रहते थे, लेकिन प्रणव हमेशा उनके बारे में सोचता रहता और आस्था के जरिए उनका हालचाल पता करता रहता। पीताम्बर के घर में सिर्फ वो और उसकी पत्नी कोकिला रहते हैं। करीब 2 साल हो गए हैं। तब से उनका बेटा प्रणव उनसे बात नहीं करता। पीताम्बर किसान हैं, लेकिन मॉनसून की तेज बारिश और तूफानों की वजह से खेती नहीं हो पा रही थी। फसलें बर्बाद हो गई और दुख में डूबा पीताम्बर और भी उदास हो गया। इस गरीबी में बारिश एक श्राप बनकर आती है। सुनिए, आज सुबह किशनलाल बाबू के घर गए थे। उन्होंने कुछ कहा, पैसे दिए? हाँ, अगर पैसे मिलते तो क्या इस तरह चिंता में डूबा बैठा होता? क्या आज भी पैसे नहीं दिए? अब कब देंगे? कल से तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। अब बोले कि बारिश का मौसम है, ऊपर से कुछ दिन पहले फसल भी खराब हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। 1 हफ्ता और लग सकता है। क्या कह रहे हैं? हमारे पास तो अब इंतजार करने की हालत भी नहीं है। दाल भी खत्म हो गई है। कुछ तो पैसे दे सकता था। क्या करे? कुछ नहीं किया जा सकता। दुनिया सबसे ज्यादा बेरहमी उन्हीं के लिए रखती है जो सबसे बेबस होते हैं। अब तो लगता है कि मौत ही आखिरी रास्ता है। ये बात आज पहली और आखिरी बार बोली है। वो खुद आकर झुका नहीं तो मैं क्यों झुकूं? सुनिए, अब तो हमारी उम्र भी हो गई है। क्यों ना अब सब भूलकर प्रणव से रिश्ता सुधार लें। मैंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया और अब भी नहीं झुकाऊंगा। तुम चाहे तो जा सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा। जाओ। एक समय ऐसा आता है जब बूढ़े माँ बाप को बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। अब वही वक्त चल रहा है। पीताम्बर की जिद के सामने कोकिला हार जाती है। वो सोचता है कि मर जाएगा, पर बेटे के आगे सिर नहीं झुकाएगा। शाम का वक्त है। पीताम्बर बाजार गया है और कोकिला घर पर बैठकर एक पुरानी रजाई सिलने की कोशिश कर रही है। आस्था मिलने आती है। बाहर तेज बारिश हो रही है। आस्था कोकिला के पास बैठती है। कोकिला रजाई को एक तरफ रखती है। माँ, आपके बेटे ने कहा था कि आज आपका हालचाल लेने जाना है, इसलिए सोचा खुद ही आकर आपसे मिल लूं। हाल पूछोगी? इतनी मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। हालचाल बताऊं तो क्या बताऊं बहू? खाने को भी कुछ नहीं है। क्या हुआ? कुछ बताइए तो सही। बाबूजी कहाँ हैं? वो इस बारिश में भी बाजार चले गए। अब शायद वहाँ चाय की दुकान पर बैठकर चिंता कर रहे होंगे। आप बताइए तो सही,
ऐसा क्या हो गया कि भूखा मरने की नौबत आ गई? तुम्हारे बाबूजी को 3 महीने से पैसा नहीं मिला। किशन लाल बाबू हर बार टाल जाते हैं। ऊपर से अब बारिश में खेती भी नहीं हो रही। घर में 2 मुट्ठी चावल तक नहीं है। अब क्या करें? काश आप लोग सारी गलतफहमियां मिटाकर फिर से साथ रहते तो चाहे जैसे भी हो दिन कट ही जाता। मैंने बहुत समझाया तुम्हारे बाबूजी को, पर वो सुनते ही नहीं। जब मन में गहरा अभिमान घर कर लेता है तब रिश्तों की ममता गायब हो जाती है। प्रणव भले ही आपसे दूर रहता है, पर वो हर वक्त आपको याद करता है। आज जबरदस्ती मेरे हाथ में 1000 रुपए थमा दिए आपको देने के लिए। लेकिन कोई लेकिन नहीं, ये पैसे रखिए, आपके बेटे ने प्यार से दिए हैं। बाबूजी को कहिए रजाई बेचकर पैसे आए हैं। दूरियों के बावजूद उनके रिश्ते में मिठास और छिपा हुआ स्नेह अब भी मौजूद है। कई दिनों बाद एक शाम मोड़ल किशनलाल नदी किनारे मछली पकड़ने की छड़ी लेकर मन ही मन गुनगुनाते हुए मछली पकड़ रहे थे। पास में अखबार और पान की डिब्बी। उस दिन बारिश नहीं थी, हल्की धूप और ठंडी हवा चल रही थी। कैसे हो किशनलाल बाबू? पीतांबर को देखते ही किशनलाल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वो थोड़े गुस्से में उसकी तरफ देखने लगे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? अरे मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहाँ पहुँच जाते हो। क्या चाल है तुम्हारी? अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। मैं किसी और काम से जा रहा था, आपको यहाँ देखा तो सोचा थोड़ी बात कर लूं। हाँ हाँ ठीक है, बात कर ली, हो गया। चलो अब जाओ यहाँ से। बाबू, आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते में पैसे देंगे, अब तो 20 दिन हो गए। अगर पैसे... अरे क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? हर समय पैसे 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 करते रहते हो। अरे मुझे थोड़ी शांति दोगे या नहीं? पैसा पैसा पैसा। बाबू, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब बस मैं याद दिला रहा था। क्या है कि बहुत दिन हो गए ना। अरे तुम जैसे गरीबों की यही दिक्कत है। तुम्हें जितनी जरूरत होती है हमें उतनी नहीं होती। बहुत लालच है तुम लोगों में। अब 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और आप कहते हैं मेरी जरूरतें ज्यादा है। आपने काम करवाना बंद नहीं किया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई आपका असली चेहरा सामने आ गया। ए, तुम्हें पता है कि किस लहजे में तुम हमसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा पीतांबर। आप निकालेंगे? मैं खुद ही आप जैसे बेकार इंसान के लिए काम नहीं करूंगा। और मेरी बकाया तनख्वाह भी दान समझिए। ले लीजिए, रखिए अपने पास। आप जैसे गरीबों को ज्यादा जरूरत है। बात करते हैं। दोनों की बातचीत झगड़े में बदल जाती है और गुस्से में आकर पीतांबर अपनी नौकरी भी गंवा देता है। प्रणव का दोस्त मुरली, वो बाहर से बहुत हंसमुख लेकिन अंदर से चालाक और कपटी था। हमेशा प्रणव को उल्टी सीधी बातें सिखाता और बुरे कामों के लिए उकसाता। अरे वो रास्ते में अंधेरे में चलते हुए अचानक से कीचड़ में गिर गया, और क्या। अरे भाई जरा देख सुनकर चला कर। अरे तो क्या मेरे पास क्या जादू की आंखें हैं क्या, जो अंधेरे में रोशनी से देख सकूं? चल ठीक है, इस बारिश में सब काम ठप हो गया। जेब में फूटी कौड़ी नहीं। अरे समझ नहीं आता कि क्या करूं। बारिश में किसान घर से बाहर नहीं निकलते। रात के अंधेरे में धान चुराकर शहर भेज सकते हैं। क्या कहता है? अच्छा पैसा मिलेगा और किसान सोचेंगे बारिश में फसल बर्बाद हो गई। बोल। अरे क्या बात कर रहा है? लेकिन चोरी से तो लोगों का नुकसान होगा, गांव में भूखमरी फैल जाएगी। अरे भैया, सलाह दे दी, अब करना ना करना तुझ पर है। 2-4 कपड़े धोकर कितना कमाएगा? सोच ले। जिंदगी मजेदार है, काम भी मेरा जोरदार है। अगर इस मौके पर धान की बोरियों में तंबाकू छुपाकर शहर भेजूं तो जिंदगी मजेदार है।
पीताम्बर की नौकरी जाने की खबर सुनते ही कोकिला के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। भविष्य की चिंता में डूबकर वो रोना धोना शुरू कर देती है। ओफो, अब तुम थोड़ा रोना बंद करोगी? कब से देख रहा हूँ लगातार रोए जा रही हो। क्या रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तुम चुप रहो, आज एक शब्द भी मत कहना। कितने दिनों से बस तुम्हारे गुस्से और जिद का नतीजा देख रही हूँ। मैंने कहा था प्रणव से सब कुछ ठीक कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और अब फिर से जिद दिखाकर किशनलाल बाबू के यहाँ की नौकरी भी छोड़ दी। अरे 3 महीने से बर्दाश्त कर रहा था, उस पर से जब पैसे की बात की तो बुरा बर्ताव किया, अपमान किया। अब तुम चाहती हो कि मैं अपमान सहकर उनके घर में काम करता रहूं? ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, जब किशनलाल बाबू के यहाँ काम नहीं करोगे तो बताओ अब क्या करोगे? पैसे कैसे कमाओगे? खेती के सिवा तुम्हें और कुछ आता भी है? और तुम्हारी उम्र देखकर कोई और अपने खेत में काम भी नहीं देगा। अगर काम नहीं मिला तो बिना खाए मर जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो तुम अपने बेटे के पास चली जाओ ना। सारी जिंदगी यही एक बात कहते आए हो, बीमार शरीर, न दवा न खाना। अगर प्रणव हमारे साथ होता तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। हाँ, तो किसने रोका है? जाओ प्रणव के पास, 2 दिन में देखना वो भी रंग बदल देगा। मैं कभी भी खुद जाकर उससे कुछ ठीक नहीं करूंगा। जिस दिन वो खुद आकर मुझसे माफी मांगेगा तभी मैं उसे माफ करूंगा, लेकिन अब तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ। कोकिला फिर से रोने लगती है और पीताम्बर फिर से चुप हो जाता है। इसके बाद से दोनों एक दूसरे से जरूरत के अलावा बात करना बंद कर देते हैं। सुबह का समय है। किशनलाल अपने घर के आंगन में एक कुर्सी पर बैठा है। तभी थोड़ी दूर पर मुरली को जाते देखता है और उसे बुलाता है। ए मुरली, जरा इधर तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे प्रणाम बाबू, आज तो हमारा किस्मत ही खुल गया। आप हमको खुद ही बुला रहे हैं, वो भी घर के अंदर। हाँ हाँ, कई दिन हो गए दिखे नहीं। ये बताओ कैसे हो? जिंदगी सुंदर है बाबू, किसी भी तरह से चल रही है बस। अच्छा सुनो तो, ये बताओ, गांव में बड़ी चर्चा है कि तुमने कोई खजाना ढूंढ निकाला है। नया घर, नई गाड़ी। क्यों भैया, क्या कर रहे हो आजकल? देखिए बाबू, खजाना मिला है और मुझे ही नहीं पता कि खजाना कहाँ है। गांव के लोग भी ना। अरे माफ कीजिए, मेरा मतलब था कि गांव के लोग तो बिना मतलब की बातें फैलाता है। नया घर, गाड़ी सब अपने मेहनत के पैसे से है, कोई खजाना बजाना नहीं मिला। मछली के व्यापार से सब हुआ है और आपका आशीर्वाद है। समझ गया। अच्छा है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना फिर कोई उल्टी सीधी बात ना सुनूं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। समझ गए? उल्टा सीधा काम? ना 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 ना, मैं तो बिल्कुल ना ना, मैं तो हमेशा नेक काम ही करता हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है। अच्छा बताओ, कहीं जा रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बाजार की तरफ जा रहा था, थोड़ी चाय वाय पीने के लिए और गॉप शॉप करने के लिए जा रहा था। ठीक है ठीक है, चलो फिर जाओ, फिर कभी मुलाकात होगी। जाओ। बाबू, अगर एक प्याली चाय। मजाक कर रहा था, मजाक। अच्छा अब चलता हूँ। प्रणाम बाबू, जिंदगी सुंदर रहे आपका, हमरा भी। इसकी बातें कुछ हजम नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ है, इस पर नजर रखनी होगी। शाम का समय, जबरदस्त तूफान। प्रणव घर लौटते वक्त एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकता है बारिश से बचने के लिए। तभी उसी रास्ते से पीताम्बर लौट रहे होते हैं। वो भी बरगद के नीचे रुकते हैं, लेकिन प्रणव को देख थोड़ा असहज हो जाते हैं। दोनों थोड़ी दूरी पर खड़े होते हैं।
क्या तूफान है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंसान के मन का तूफान तो सालों साल नहीं रुकता। ये तूफान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो थोड़ी देर में रुक जाएगा। मन का तूफान खुद से नहीं रुकता, उसे रोकना पड़ता है। कोई रूठे तो मनाना पड़ता है। लेकिन ये बात कितनों को समझ में आती है भला। कितने सालों तक और मुझसे नाराज रहोगे बाबा? अच्छा, क्या कभी तुमने मनाने की कोशिश की? हाँ, मैं खुद नहीं आया, ये मेरी गलती है, मानता हूँ। लेकिन हर रोज आस्था को भेजता था तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। क्या उसमें मेरा प्यार नहीं दिखता? मेरा प्यार अगर एक दिन खुद आ जाते तो शायद ये बहुत पहले ही मिट जाता, दिख जाता तुम्हारा प्यार। हाँ, मानता हूँ कि मेरी ही गलती है, लेकिन क्या मुझे माफ नहीं किया जा सकता? आप मेरे लिए इस बरगद के पेड़ जैसे हैं। जैसे आज इस तूफान में इसकी छांव में सुकून मिला है, वैसे ही जीवन के हर तूफान में मैं आपके पास ही आना चाहता हूँ बाबा। सिर्फ पेड़ की छांव लेना काफी नहीं होता बेटा, उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। तो मौका दीजिए ना, क्या हमारे बीच की ये दीवार टूट नहीं सकती? मैं फिर से आपका हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ बाबा। अब क्या कर रहे हो? सुना है अब धोबी का काम नहीं करते। हाँ, अब एक नया व्यापार शुरू किया है, आयात निर्यात का। इसीलिए धोबी का काम छोड़ दिया। अच्छा, तू अब बड़ा हो गया है बेटा। पीतांबर और प्रणव की गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। वो अब एक साथ रहने लगे हैं और हर दिन साथ काम पर जाते हैं। आस्था और कोकिला भी बहुत खुश हैं। घर में फिर से सुख लौट आता है। देखा बहू, अब दोनों बाप बेटे कैसे दोस्त जैसे रहते हैं। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। सच कह रही है माँ, मैंने भी सालों इस दिन का इंतजार किया। अब जब सब साथ हैं तो दिल को बहुत शांति मिलती है। मैं तो कहती हूँ आप बाबूजी से कहिए अब थोड़ा आराम करें। आपका बेटा अब खुद कमाता है, अच्छी आमदनी हो रही है। तुम्हारे बाबूजी मेरी कहाँ सुनते हैं, लेकिन अगर तुम और प्रणव कहो तो शायद मान जाए। इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों बात करेंगे। अब सब कुछ सही हो जाएगा। बस दुआ कीजिए कि ये खुशी हमेशा बनी रहे और कोई दुख हमारे पास ना आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रणव मुरली के कहने पर धान की चोरी कर उसे बेचने लगा। उससे गांव के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। धान की कमी से गांव में भूखमरी जैसे हालात बनने लगे। बाजारों और गोदामों में चावल की भारी कमी हो गई। तेरी बात मानकर मैंने ये काम शुरू किया। अब चारों तरफ लोगों की तकलीफें देख रहा हूँ। किसानों को नुकसान हो रहा है, मुझे खुद से नफरत हो रही है। सोच रहा हूँ ये चोरी का काम छोड़ दूं और फिर से धोबी बन जाऊं। कम से कम अपनी नजरों में गिरा हुआ तो महसूस नहीं करूंगा। अगर प्रणव ये काम छोड़ देगा तो मेरा तंबाकू का धंधा भी ठप हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। अरे मुरली, सोच क्या रहा है, कुछ बोलेगा? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब अब जब तू इतना अच्छा काम कर रहा है, माँ बाबा भी तेरे साथ रहते हैं, मगर अब तू ये काम छोड़ देगा तो धोबी की कमाई से कैसे घर चलेगा? काका काकी की उम्र हो चली है, जरा उनके बारे में तो सोच। वैसे तू गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन अभी गांव में भूखमरी है और मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ये सोचकर मेरा जमीर चुप नहीं रहता। ओहो, जिंदगी में अपनी खुशी और शांति सबसे जरूरी होता है। दूसरों की फिक्र करके तू हमेशा गरीब बना रहेगा। मेरे दोस्त, मैं भी तेरा दोस्त हूँ। नहीं चाहता मैं कि तू फिर से वही साधारण धोबी बन जाए। दोस्ती की बात समझना तू। वैसे शायद कह तो तू ठीक रहा है। मैं भी नहीं चाहता कि फिर से उसी पुराने जीवन में लौटूं। अब तो सब कुछ ठीक चल ही रहा है। लोगों का क्या है, वो तो कहते रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना है। हाँ, सही बात है, तू सही कह रहा है।
इसी तरह मुरली अपने स्वार्थ के लिए प्रणव को अपने जाल में फंसाता है। रात को प्रणव घर लौटता है। आस्था उसका इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो जाने के कारण कोकिला और पीतांबर सो चुके थे। प्रणव खाना खाने बैठता है। कुछ काम था आस्था, मुरली के साथ नदिया के पार गया था। मुरली दादा का नाम सुनते ही याद आया। उस दिन शारदा आई थी और उसने जो बताया, मैं तो हैरान रह गई। हैं? क्या कहा उसने? उसने कहा कि मुरली दादा जो अचानक इतने पैसे वाला बन गया है, उसके पीछे कोई अवैध धंधा है। सरदा बकवास कर रही है। मुरली तो मछली का कारोबार करता है, इसमें अवैध क्या है? मैं भी यही सोचती थी, लेकिन शारदा कह रही थी कि मछली का कारोबार तो बस एक दिखावा है। असल में वो तंबाकू की तस्करी करता है। हाँ, और सरदा की एक बात पर तुम यकीन कर बैठी है ना? मैंने भी नहीं किया, लेकिन शारदा कह रही थी कि मुरली दादा के घर में सारे सबूत मौजूद हैं। सोचो तो, जिसे हम इतने सालों से जानते हैं, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। मुरली मेरा करीबी दोस्त है, वो मेरी हर बात जानता है, फिर भी उसने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? शारदा को डर है कि अगर पुलिस को पता चल गया तो मुरली दादा को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे तो कुछ बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। सावधान रहना होगा, कहीं मेरे धान की तस्करी का राज खुल ना जाए। बुरा मत मानो, लेकिन अब से मुरली दादा से मिलना जुलना थोड़ा कम करो। समय अच्छा नहीं है। तुम ठीक कह रही हो आस्था, ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। आस्था से ये सब सुनकर प्रणव चिंतित हो उठता है और अपने धान की तस्करी का राज खुलने को लेकर डरने लगता है। किशन लाल ने पीतांबर के साथ अन्याय किया, लेकिन अब उसे पीतांबर की जरूरत महसूस होती है, इसलिए वो उसे बुलाता है। अब मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, होना भी चाहिए। इतने सालों से तुमने मेरे लिए काम किया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। अब समझ नहीं आ रहा कि माफी कैसे मांगूं। गलती सभी से होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसे मानने की हिम्मत रखते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखो, अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। गांव में जो धान की कमी हो रही है, वो अचानक नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे बेटे प्रणव का हाथ है। ये क्या कह रहे हैं बाबू आप? मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? मुझे पुलिस से जानकारी मिली है और मेरे पास सबूत भी है। हाँ, अगर ये बात सच है तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये मेरा वचन है। हाँ। सुबह प्रणव काम पर निकल जाता है। उसके जाते ही पीतांबर आस्था और कोकिला को बुलाकर सब कुछ बताने का फैसला करते हैं। क्या अजीब आदमी हो, हमें बुलाकर अब चुप हो गए। मुझे कुछ कहने में बहुत हिम्मत लग रही है। मुझे नहीं पता कि तुम लोग ये सुनकर कैसे संभालोगे। अब तो डर लग रहा है बाबा, साफ साफ बताइए। कल मैं किशनलाल बाबू के घर गया था। उन्होंने बताया कि गांव में जो संकट है वो संयोग नहीं, इसके पीछे हमारे बेटे प्रणव का हाथ है। क्या हमारे बेटे का? हाँ, वो और मुरली मिलकर कई महीनों से ये सब कर रहे हैं। उसका कोई वैध व्यापार नहीं है। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुरली ने जरूर उसे फंसा दिया होगा। किशनलाल ने सारे सबूत मुझे दिखाए हैं, जहाज, सामान, हर चीज। अब क्या करें? अब जो उसने किया है उसका दंड उसे मिलना चाहिए। पीतांबर प्रणव को पुलिस के हवाले करने को तैयार हो जाता है। उस रात तेज तूफान आता है और बारिश होती है। गांव डूबा हुआ है।
प्रणव और मुरली जहाज से उतरते हैं। तभी पुलिस आकर उन्हें घेर लेती है। अरे हमको छोड़ो, हमने क्या किया है? हमको काहे पकड़ रहे हो? जाओ जाओ, जहाज की तलाशी लो, जाओ। पकड़े गए ना, तुम ही हो धान और तंबाकू की तस्करी करने वाले। बाबा, माँ, आप लोग? इन्हें मैं लेकर आया हूँ और तुम्हारे बाबा ही हैं जिन्होंने तुम्हें पुलिस के हवाले किया है। बाबा, आपने ये कैसे कर लिया? मैं भी तुमसे ये उम्मीद नहीं करता था कि तुम ये करोगे। तंबाकू की तस्करी भी? शर्म आनी चाहिए। चलो अब चलो थाने। मैं तो निर्दोष हूँ दरोगा जी, सब कुछ प्रणव ने कहा था। बस बस चुप रहो, जो भी कहना है थाने में चलकर कहना। चलो। सोचा था कि अब जीवन में शांति आ जाएगी लेकिन ये तो जीवन भर का दुख बन गया। क्या कहूँ? पीताम्बर, तुम महान हो, अपने बेटे को भी न्याय के लिए छोड़ दिया। वाकई में तुम महान हो, महान। प्रणव को 10 साल की सजा होती है। उसका लखपति बनने का सपना उसे अंधकार में ले गया। मुरली आज भी खुद को निर्दोष कहता है। कुछ सालों बाद वृद्ध पीताम्बर का निधन होता है। आस्था और कोकिला दुख में जीवन गुजारती हैं और वर्षों बाद भी उनका जीवन सिर्फ आंसू और पछतावे से भरा